हेलो स्टूडेंट, यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन की तैयारी, जिसमें हम साइंस को लेकर चलते हैं। ओके, आज हमारा टॉपिक है नर्वस टिश्यू। तो हमने सेल कर चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कर चुके हैं, स्केलेटल मसल्स कर चुके हैं। अब आएगा नर्वस टिश्यू। तो जितनी भी हम पुरानी चीजें कर चुके हैं उसका एप्लीकेशन जो हो रहा है बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू हो रहा है। हम स्केलेटल मसल्स में और मसल्स में किस तरह से अपने इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को या रेस्पॉन्स को सेंड कर रहे हैं, वो हमें देखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम। ये ह्यूमन एनाटॉमी का ही पार्ट है। ओके, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये दोनों आएंगे आपके। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है कि क्या किस तरीके से बना हुआ है ना। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जो है किस तरह से ये काम कर रहा है। जैसे स्ट्रक्चर तो बना हुआ है लेकिन काम कैसे कर रहा है, केमिकल्स इक्वेशंस क्या है, तो वो सब यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। तो नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो भाई ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स और वाइटल कंट्रोल सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स एंड वाइटल कंट्रोल सिस्टम किस चीज के लिए, ताकि बॉडी कम्युनिकेट कर सके। तो एक कम्युनिकेशन सेंटर भी है ताकि यहाँ पे चीजें रिसीव हो सके, प्रोसेस हो सके। प्रोसेस में मीन्स एनालाइजिंग। सपोज करो कि सुई मेरे को चुभी, तो इंफॉर्मेशन मेरे यहाँ पे रिसीव हो सके प्लस प्रोसेस हो सके। अगर सपोज करो प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा, आप रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। फिर सेंड सिग्नल। तो सिग्नल क्यों देना है, क्योंकि हमें रेस्पॉन्स करना है। हमें क्या करना है, रेस्पॉन्स करना है। और इसमें बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं, चाहे हम सोच विचार करें, मूवमेंट करें, या हमारे सेंसेस ऑर्गन्स काम करें। ऑटोमेटिक सेंसेस लाइक ब्रीथिंग, जब आप सो रहे हैं तो अपने आप ही जो है सांस चलती रहती है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जो सोमेटिक होती है, इसके अंदर जो आप चाहते हो करना, जैसे मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूँ या बॉल पकड़ रहा हूँ या क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये किस में आएगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। और जो चीजें अपने आप होती रहती है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसे कहते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। हार्ट बीट का बढ़ना ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ब्रीथिंग करना ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, और ये हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, अपनी इन्वायरमेंट से लेते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर का होगा, और एक्सटर्नल कौन सा होगा, जो बॉडी के बाहर का होगा। फाइन। कोऑर्डिनेट वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। अगेन वॉलंटरी मींस जो हमारे कंट्रोल में है, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलंटरी मींस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मींस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। फिर जितने भी एक्शन है या फिर ओवरऑल बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। हमारी बॉडी बैलेंस रहती है ना, ऐसे हम बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं या फिर चलते हैं या जो भी है, ये बैलेंसिंग का पार्ट होता है। तो बैलेंस करना। आप इधर देख सकते हो कि ये रियल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये ब्रेन है और यहाँ से नर्व्स निकल रही हैं। ओके, तो एक, ये दो, ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये मेन बॉडी का पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो आपको साइड में दिख रहा है, ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये किसी डेड बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम बाहर निकाल के इसको क्या कहते हैं, डिस्प्ले कर रखा है। तो इसकी आप स्लाइड चेक कर लीजिए, फिर हम जो है इसको चेंज करते हैं। वही चीज है कि भाई डेफिनेशन जो हमने दी है नर्वस सिस्टम की, ये इसको थोड़ा और एलोबरेट कर रहा है कि भाई सिस्टम कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, वाइटल है ना। इसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसेस, रिसेप्टर्स और बहुत सारा नेटवर्क है नर्वस टिश्यूज का, जो एक साथ वर्क करती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिला के कोऑर्डिनेटली एक दूसरे के साथ काम करती हैं और बनाती हैं हमारा टोटल कंट्रोल सिस्टम। हमें कमांड कहाँ से मिलती है, या फिर हमें जो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, दैट इज द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होगी ब्रेन में जाके वो प्रोसेस होगी और हमें एक रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है, सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो होता है वो एक फंडामेंटल
यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की। हमने देखा था कि स्केलेटल मसल्स में सैक्रोमियर फंक्शनल यूनिट थी, ठीक है। सेल में देखा कि सेल अपने आप में एक फंक्शनल यूनिट है। फिर हमने देखा कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत से एंजाइम्स हैं जो वर्क करते हैं एक कोऑर्डिनेट वे में। तो यहाँ पे बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हम आगे देखेंगे। तो ये ब्रेन है, जो ब्रेन हमारा कमांड देता है, डिसीजन मेकिंग सिस्टम है और प्रोसेसिंग है। तो पहले एनालाइज करेगा और फिर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद एक डिसीजन या रेस्पॉन्स हमको देता है। स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हाईवे। क्यों कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को हाईवे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी, बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, इसलिए इसको हाईवे कहते हैं। फिर नर्व नेटवर्क हम देखेंगे। ये जो नेटवर्क है बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, कम्युनिकेशन सिस्टम है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम छोटा सा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये आपके बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो बाकी कुछ बचा है आपका, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आगे भी आएगा, फिलहाल आप डायग्राम देख लीजिए, स्लाइड चेक कर लीजिए। अब आता है न्यूरॉन, जो आपका फंक्शनल यूनिट है, बेसिक यूनिट। जो बेसिक यूनिट है कौन सी है, न्यूरॉन है। तो ये न्यूरॉन का एक सेल है, ये न्यूरॉन का एक सेल है। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये अपने आप में सेल, जिसे हमने पढ़ा था कि भाई जो सेल होते हैं हमको मॉडिफाइड करते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शन, की फंक्शन क्या है। तो एपिथेलियम फंक्शन था, प्रोटेक्शन इन द कवरिंग, तो एपिथेलियम बन गया। अगर कनेक्टिव है तो कनेक्टिव टिश्यू बन गया। अगर हमारे पास एक्शन था तो मसल्स बन गया। और अगर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है तो न्यूरॉन्स बन गया। तो अनलाइक द अदर सेल्स, न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड। जो न्यूरॉन सेल्स ही डिवाइड नहीं कर सकते फिर से, क्योंकि इनके अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता। जो सेंट्रोमियर होता है वो डिवीजन के लिए, सेल के डिवीजन के लिए हेल्पफुल होता है। इसलिए 9 या 10 साल के बाद किसी भी पर्सन का, जैसे वो एज हो जाती है 9-10 साल की, तो उसके बाद वो फिर डेवलप नहीं करते, ग्रोथ मतलब रिपीट नहीं होते, सेल डिवीजन नहीं होता। बाकी लेंथ इंक्रीज कर रही है, उसमें रिपेयर चल रहा है, या फिर जो है विथ इंक्रीज कर रही है, न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है, ये सब तो हो जाएगा। लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेंगे, कौन से, न्यूरॉन्स के। क्यों, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर नहीं होता। और ईपीएफओ में 1 मार्क में ये पूछा गया है, दे लैक द सेंट्रोसोम्स या सेंट्रोसोम्स हो गया। दे possess the remarkable ability to transmit the impulse at extraordinary speed। तो जो इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है बहुत ही स्पीड में होती है, ताकि आपको टाइम लैग ना हो डिसीजन लेने में। ओके, ये जो न्यूरॉन्स के सेल्स होते हैं ये अकेले सेल्स हैं जो 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति होते हैं जो 110 साल की उम्र में मरते हैं या फिर 115 साल की उम्र में मरते हैं, वैसे तो हमारा लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 60 से 70 है, ये एवरेज है। पर इसके ऊपर भी जाते हैं, जापान के लोग होते हैं, है ना, जो काफी लंबी जी जाते हैं। तो जब वो 9 साल के थे, तब तो न्यूरॉन्स का बनना बंद हो गया। 9 साल से 110 तक ये सेल्स अभी भी वर्क कर रहे थे समहाउ। तो ये अकेले सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, बिकॉज सेंट्रोसोम्स नहीं होता है, और ये लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। तो दे लास्टिंग योर एंटायर लाइफ विदाउट द रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट नहीं होता, नो रिप्लेसमेंट। ओके, एक बार डैमेज हो गए मतलब डैमेज हो गए, ये रिकवर नहीं कर सकते। आपके बाइसेप ट्राइसेप तो फिर मसल्स रिग्रो कर सकते हैं, पर न्यूरॉन्स कभी नहीं कर सकते। इससे इसलिए जो एक बार व्यक्ति पैरालाइज्ड हो गया तो पैरालाइज्ड हो गया। जो न्यूरॉन्स का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। पहले तो आपको देखने को मिलेगा डेंड्राइट्स, ठीक है। फिर देखने को मिलेगा सेल बॉडी, देन वी हैव द न्यूक्लियस, फिर सेशवन सेल्स हैं, माइलिन शीट्स हैं। इन माइलिन शीट के बीच में हमारे पास है नोड ऑफ रेनवियर। ये नोड्स है जहां पे माइलिन शीट एब्सेंट होती है, यहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट होती है। फिर लास्ट में है हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल, क्योंकि हमारी एक्सॉन जो है खत्म हो गई, ये पूरा का पूरा एक्सॉन होता है। और फिर यहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स स्टार्ट होते हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन।
तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई हमें डायग्राम बनाना कैसे है, इसे समझना कैसे है। उसके लिए मैं एक छोटा सा पेज ले लेता हूँ। हाँ जी, बहुत सिंपल है। आप जो है पहले तो बहुत सारी सी बना दीजिए, यू। ओके, फिर इस तरह से ब्रांचेस निकाल दीजिए, बस यहाँ छोड़ दीजिए एक, और एक ले जाइए आप छोटी सी कैनाल। इस कैनाल के एंड में निकाल दीजिए दो रास्ते। ओके, और यहाँ हो जाएगा सेल बॉडी। तो ये जितनी ब्रांचेस हैं ऊपर वाली, इसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ये हो गया सेल बॉडी। इसके अंदर जो ये पार्ट है ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। हम्म, ये है एक्सोन, और ये है एक्सोन टर्मिनल या फिर नर्व एंड। अब एक्सोन के ऊपर होती है माइलिन शीट। ये माइलिन शीट फैट की होती है, और ये वर्क करती है एज अ इंसुलेटर। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं एक्सॉन में वो लीक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर है। जैसे हमारे पास जो बिजली वाले तार होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की लेयर होती है, ताकि कोई और कनेक्शन ना जोड़ सके और उसको एक इंसुलेशन मिल सके, और इलेक्ट्रॉन एक फ्लो में तेजी से जा सके, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस ना हो। सेम हेयर, फैट होता है जो फंक्शन करता है एज अ इंसुलेटर। किस चीज का इंसुलेटर? फोर सिग्नल्स। ओके, तो डेंड्राइट का काम क्या होता है? रिसीव इंफॉर्मेशन 360 डिग्री। तो पूरा 360 डिग्री का ये एक डायरेक्शन लेता है, और सब जगह से इंफॉर्मेशन लेता रहता है। यहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ओके, फिर आता है बस सेल बॉडी। सेल बॉडी जो होती है उसके पास साइटोप्लाज्म है, बस सेंट्रोसोम्स नहीं है। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो या राइबोसोम्स हो। फिर न्यूक्लियस आता है, तो क्या करता है, ये मैकेनिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। वी हैव द फर्स्ट मैकेनिकल सिग्नल्स, और यहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ये ट्रेवल करते हैं पूरे रास्ते, और एक्सॉन टर्मिनल में आके बन जाते हैं, या फिर नर्व एंड में आके बन जाते हैं केमिकल सिग्नल्स। ये भी फिर से आएगा कि भाई मैकेनिकल से फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से हमारे बन गए ये केमिकल। तो ये केमिकल क्या होते हैं, ये नेक्स्ट न्यूरॉन पे कैसे अटैक करेंगे या कैसे इसको परसीव करेंगे वो हम देखेंगे। ओके, एक्सॉन का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ये ट्रांसफर करता है। अब नर्व एंड, नर्व एंड पे क्या होता है, केमिकल होते हैं जो इसे कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल सिग्नल्स में। ओके, तो इस तरीके से आपका ये नर्व सेल्स विद फंक्शन। मैं ये जो साइन बनाता हूँ विद का बनाता हूँ, तो आपको याद रहे ये साइन विद का है। तो इसको डायग्राम को देख लीजिए, फिर हम जो है नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अब आता है एनाटॉमी ऑफ न्यूरॉन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी को हम साइटोन भी कहते हैं, डेंड्राइट्स होती है ना। तो पहले ये आते हैं, फिर ये आते हैं, फिर ये आते हैं।
देख लेते हैं कि करके इनका और क्या डिटेल में दे रखा है। कंटेन न्यूक्लियस एंड ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है। सारे ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, ईआर है, लेकिन सेंट्रोसोम्स नहीं है। इस चक्कर में ये क्या होता है, सेल डिवाइड नहीं करता, और इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स की वजह से सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसकी चलती रहती है। ओके, अब आते हैं डेंड्राइट्स में। शॉर्ट है, ब्रांच्ड है, प्रोजेक्ट ऑफ द सेल्स, तो सेल से बाहर ही निकलते रहते हैं जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो। और ये क्या करते हैं, वर्क एज द रिसेप्टर्स। जैसे आपको बताया कि इंफॉर्मेशन को लेने का काम कौन करेगा, डेंड्राइट्स। तो ये 360 सेक्शन या 360 डायरेक्शन, चारों तरफ से ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उससे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल चीज में, सिग्नल में, और उसे आगे भेज देता है एक्सॉन की तरफ। अब एक्सॉन को देख लेते हैं। एक होता है ना, सिंगल है, लॉन्ग है, और इस सेल बॉडी से निकलता है और सराउंडेड किससे है, माइलिन शीट से। तो वी हैव द माइलिन शीट। ये क्या काम करता है, कंडक्शन करता है। तो यहाँ पे कंडक्शन बहुत ही फास्ट होना शुरू हो जाएगा और टर्मिनेट इनटू द एक्सॉन टर्मिनल फॉर्मिंग द कनेक्शन विद द अदर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन्स आने शुरू हो जाएंगे, नेक्स्ट न्यूरॉन्स। ओके, स्लाइड देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। अब इससे बताया कि नेक्स्ट न्यूरॉन आएगा, तो दो न्यूरॉन के बीच में होता है स्नैप्स। ओके, दो न्यूरॉन के बीच में होता है स्नैप्स। तो एक न्यूरॉन सपोज कीजिए आ रहा है और दूसरा न्यूरॉन इसके नीचे है। तो मेरे जो हाथ की उंगलियां हैं ये हो गई डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स ये सेल बॉडी हो गई, ये एक्सोन हो गया, और यहाँ पे नर्व एंड खत्म हो गया। अब ये दूसरा न्यूरॉन्स यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो इसकी डेंड्राइट्स यहाँ पे आएंगी। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे कहते हैं स्नैप्स और नर्व गैप। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, that where the neurons communicate, दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट जहां करते हैं उसको हम कहते हैं सिनेप्स। तो फिर आप देख लेते हैं, ये देखिए, ये है नर्व एंड पहले वाले का, और ये डेंड्राइट्स दूसरे वाले का, सेकंड वन, ये फर्स्ट वन। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ आए और यहाँ पे होते हैं हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स। मींस जो स्नैप्स है ना, जो स्नैप्स है उसके कुछ बर्तन टाइप का, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें केमिकल स्टोर होंगे, उसे कहते हैं हम सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल, तो सिनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये कहाँ जाएंगे, ये नर्व एंड की तरफ आ जाएंगे, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टर। ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर निकलने देंगे। अब जब बाहर निकलने देंगे, जो दूसरा नेक्स्ट वाला है हमारे पास, इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं ये भी, है ना। ये रिसेप्टर्स क्या है, प्रोटीन है, और ये भी प्रोटीन है। हमारी पूरी बॉडी ना प्रोटीन से ही मिलके बनी है, इसलिए प्रोटीन का जिक्र यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। फाइन, प्रोटीन। ओके, ये नेक्स्ट था और ये प्रीवियस वन। तो अब क्या होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज हो जाएंगे, रिसेप्टर्स इनको कैप्चर करेंगे, और फिर से ये केमिकल इसके डेंड्राइट्स के अंदर आ जाएंगे और बनाएंगे फिर से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर से क्या बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, तो एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। स्नैप्सिस क्या है, और भाई स्नैप्सिस तो जंक्शन है किसके बीच का, एक्सॉन ऑफ प्रीवियस वन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट वन, ठीक है। ये दोनों को कनेक्ट करके रखता है। फिर दो सेल आर सेपरेटेड बाय द टाइनी गैप नोन एज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस गैप को तो हमने बोल दिया, लेकिन दोनों की गैप के बीच में जो भी आता है उसे कहते हैं हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट।
तो इम्पल्स जो होते हैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं गैप बाय द केमिकल मैसेंजर नोन एज द न्यू ट्रांसमीटर। ऐसे ट्रांसमीटर के पहला एग्जांपल क्या है हमारे पास, एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन हमारा एग्जांपल है। ये प्रोसेस बहुत प्रिसाइज मतलब एडिक्वेट होनी चाहिए बिल्कुल और एक्यूरेट, अदरवाइज क्या होगा, सिग्नल सही से नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो अब आता है नोट्स ऑफ रेनिवर। नोट्स ऑफ रेनिवर को हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो माइलिन शीट होती है यही सेशवेन सेल के थ्रू होती है। ये सेशवेन सेल्स, लेकिन इस पॉइंट पे ये एब्सेंट होती है सेशवेन सेल्स, तो यहाँ पे होता है नोट। तो इस नोट को कहते हैं हम रेनवियर नोट। ओके, जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट होती है। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है, इसका अपना एक फंक्शन है। तो पहले देख लेते हैं कि भाई इंटरप्शन है किस चीज का, इन द माइलिन शीट। तो इट शो द सेल्टेटरी कंडक्शन। सेल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है मैं आपको अभी 2 सेकंड में बताता हूँ। तो इम्पल्स जो होते हैं जंप करते हैं फ्रॉम वन नोड टू द नोड फॉर द फास्ट ट्रांसमिशन। मींस ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा सेशवेन सेल है, ये है हमारा नोड। कौन सा नोड, रैनवीर नोड। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक्सॉन के थ्रू यहाँ तक आएंगे तो ये इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, जीरो। ये है लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, और यहाँ है हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल एंड द हाई पोटेंशियल। तो ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे जंप कर देंगे, ए टू बी, ये जंप कर देंगे। जब ये जंप करेंगे तो ट्रांसफर तेज हो जाएगा। जब ये जंप करेंगे तो ट्रांसफर जो है तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से सिग्नल की स्पीड तेज हो जाती है। इसलिए नोड्स की बहुत जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। ये देखा गया है कि जहां पे नोड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगती है ट्रांसफर में, लेकिन जहाँ पे नोड प्रेजेंट है तो हाई पोटेंशियल एक तरफ हो जाएगा और दूसरी तरफ लो पोटेंशियल, तो एकदम जंप कर देंगे सिग्नल्स। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स फॉर द फास्टर ट्रांसमिशन, नोट्स फॉर द फास्टर ट्रांसमिशन। ओके, तो आपको नोट्स समझ में आ गए और आपको स्नैपसीड समझ में आ गया। तो इसकी स्लाइड देख लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। जरा इसको जूम कर देता हूं, इसको भी देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं। न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं। पहला है सेंसरी, दूसरा इंटर न्यूरॉन्स, फिर तीसरा है मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी वो हैं जो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, इंटर न्यूरॉन्स वो हैं जो एनालिसिस करते हैं या फिर ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स वो हैं जो इन रेस्पॉन्स लेकर आते हैं। ओके, तो सपोज कीजिए कि किसी ने मेरी सुई चुबाई, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ की तरफ गई ब्रेन की तरफ, तो क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ब्रेन में कुछ प्रोसेस चलेगी, वो कहलाएंगे इंटर न्यूरॉन्स। वो रेस्पॉन्स करेगा, वापस आएगा और मैं अपनी उंगली पीछे कर लूंगा, ये हो जाएगा मोटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स को देख लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, मोटर न्यूरॉन्स को हम बाद में देखते हैं, पहले इंटर न्यूरॉन्स देखते हैं। इंटर न्यूरॉन्स connect sensory and motor neurons within the central nervous system, help in processing and integrating information, and help in the decision making. Help in decision making. इसके बाद आते हैं न्यूटर न्यूरो मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, टेक द इम्पल्स फ्रॉम द
इंटरन्यूरॉन्स, ठीक है, यहाँ से इंटरन्यूरॉन से इम्पल्स लेंगे और ये हमारे मसल्स या फिर हमारे रेस्पॉन्स तक ये पहुंचाने में हेल्प करेंगे। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी है ये देख लीजिए आप। पहले यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, ओके, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, इसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेल बॉडी है दूसरे वाले की, और यहाँ पे आपका इंटरन्यूरॉन्स, ये आपका इंटरन्यूरॉन्स हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट है हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन्स कहलाता है। तो इंफॉर्मेशन इस तरह से, यहाँ थी इंफॉर्मेशन, ये था हमारा एनालिसिस, और ये है हमारा रेस्पॉन्स। ओके, तो आप स्लाइड चेक कर लीजिए, उसके बाद हम चेंज करते हैं। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे आपको पहले ही दिखाया था कि जो डेड बॉडी का पूरा दिखा रखा था सैंपल में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, जो बाहर की तरफ फाइबर्स फैल रहे हैं वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन है कि दो मेजर डिवीजन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो फीचर्स क्या है, कंपोनेंट, कंपोनेंट में क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स तक ले जाने में वो हेल्प करते हैं। एक डायग्राम उसका भी है, हम आगे देखेंगे। और दूसरा है हमारे पास स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो हमारे यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से आती हुई हमारे हाथ की तरफ जो आ रही है ना, इसे कहेंगे हम स्पाइनल नर्व्स। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्रेन, ठीक है, ये है हमारे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ चीजें बाहर निकल रही होती हैं, फाइन। तो इन्हें हम कहेंगे स्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो ब्रेन से भी सेंस ऑर्गन की तरफ जा रही होंगी उन्हें कहेंगे हम क्रेनियल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, क्रेनियल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो ये मेन ब्रांच वाला पार्ट है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। तो इट इज स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इज योर ब्रेन, जिससे आपका सारा काम चलता है। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं। पहले आप देख लीजिए, प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन कौन देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम एंड मेनिंग्स। तो स्कल ये खोपड़ा जो हो गया, ठीक है, जो बोन है ये, इसके अंदर ब्रेन रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है। दूसरा क्या, मेनिंग्स। मीनिंग्स क्या होती है, लेयर होती है, वो भी आगे आएंगी। और फिर है वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम ये पीछे का जितना पार्ट है पूरा का पूरा वर्टिकल कॉलम का होता है। वर्टिकल कॉलम मतलब हड्डी वाला पार्ट है जिसमें चीजें रहती हैं, वो भी एक डायग्राम आगे आएगा तो वो देखते हैं। फंक्शन क्या है, कोई फंक्शन तो ये कि इंटीग्रेशन है, कमांड सेंटर है। और पेरिफेरल का क्या फंक्शन, कि कम्युनिकेशन करता है बिटवीन द बॉडी पार्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है और बॉडी पार्ट जैसे स्टोमक है या फिर बॉडी के जो अलग पार्ट है उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। सब डिवीजन क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक और ऑटोमेटिक में आपको बता दिया। सोमैटिक क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल के हिसाब से चलता है, और ऑटोमेटिक जो अपने आप चलता रहता है, उस पर हम कुछ नहीं करते। तो वन इज द वॉलेंट्री एंड अनदर इज द इनवॉलेंट्री। ठीक है, स्लाइड देख लीजिए फिर चेंज करते हैं। हाँ जी, तो हमने देखा था कि ब्रेन के अंदर है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, सॉरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के अंदर का भी हम पार्ट देखना शुरू करते हैं। तो ब्रेन के अंदर जो है क्या क्या है, पहले ब्रेन की डेफिनेशन या फिर उसके बारे में देख लेते हैं। कमांड सेंटर है नर्वस सिस्टम का, हाईली डेलिकेट है ना, प्रोटेक्टेड बाय द स्कल्स। और जो इसके अंदर होता है उसे हम कहते हैं क्रेनियम। सो आपने सुना होगा कि भाई जब इवोल्यूशन हुआ तो क्रेनियम कैपेसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, अब हल्की सी कम हो गई है।
क्या प्रोसेस करता है ये? इंफॉर्मेशन टेक केयर करता है, डिसीजन बनाता है, स्टोरीज को स्टोर भी करता है, जो भी हमारे पास मेमोरी होती है उसको स्टोर करता है और कंट्रोल करता है बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, हमें जिंदा रखने में ये हेल्प करता है। तो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मैंने आपको बता दिया। तो ये ब्रेन का पार्ट है कुछ। तो ये फोर ब्रेन होता है, फिर मिड ब्रेन होता है, फिर हिंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन फ्रंट वाला पार्ट जो है पूरा ना, ये पूरा पार्ट हो गया हमारा फोर ब्रेन। मिड ब्रेन इसके अंदर का जो पार्ट हो जाएगा उसे कहेंगे हम हिंड ब्रेन। और जो यहाँ मिड ब्रेन, और जो यहाँ का ये वाला पार्ट है ये कहलाएगा हमारा हिंड ब्रेन, HIND। so first the forebrain, then midbrain, then the hindbrain। तो ये वाला पार्ट है हमारा हिंड ब्रेन, ये वाला पार्ट है हमारा फोर ब्रेन, और जो बीच का सेंटर वाला पार्ट है जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है वो है हमारा मिड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन में भी फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, पेरिटल लोब है। ओके, इसको और देख लेते हैं। तो फ्रंट लोब ये हो गया, ये मिड ब्रेन का हिस्सा है इतना। थैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस इसके नीचे प्रेजेंट है। ओके, और मीनिंग्स, ये हमारे जो ऊपर की लेयर होती है सेरिब्रम, ये पूरा का पूरा पार्ट जो हो गया। फाइन, बाकी हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेन स्टेम ये इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल कॉर्ड ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो नॉर्मल है। ओके, एक ये ब्लड बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, तो जो ब्लड और ब्रेन के बैरियर को मेंटेन करके रखता है, मतलब रुकावट होता है, वैसे तो ब्लड आने देगा, ठीक है, लेकिन कम अमाउंट में आए या फिर हम कहें रेगुलेट अमाउंट में आए। अगर आप उल्टा हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा पर बहुत ही रेगुलेट वे में। ओके, तो इस स्लाइड को देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। ओह ओके, थोड़ा लैग हो गया, ये ब्रेन का है, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। हाँ जी, ब्रेन क्या है? ब्रेन एक कमांड सेंटर है हमारे नर्वस सिस्टम का, बहुत ही हाईली डेलिकेट है, और ये प्रोटेक्टेड इनसाइड द क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? जो हमारी ये कैपेसिटी होती है, फिर जो बोन वगैरह होती है उनका क्रेनियम कहते हैं हम उनको। तो ये प्रोसेस क्या करता है भाई? डिसीजन लेता है, इंफॉर्मेशन करता है, और मेमोरीज को स्टोर करने में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है बोथ वॉलेंट्री एंड द इनवॉलेंट्री, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। अब ब्रेन के पार्ट देख लेते हैं। ब्रेन के तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, तो फोर ब्रेन ये वाला हिस्सा हो जाएगा, मिड ब्रेन ये वाला हिस्सा हो जाएगा, हिंड हिंड हिंड, ये हिंड, ये फोर, और इन दोनों की जो बीच वाला हिस्सा होगा वो होगा मिड ब्रेन। फाइन, तो यहाँ पे सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रंटल लोब इंपॉर्टेंट है, टेम्पोररी लोब इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट है, और पेरिटेबल भी है। इसको थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हैं इस वाले को, ऑसिपिटल लोब को। अब हम दूसरा डायग्राम देखते हैं। तो ये है सेरिबेरम, सेरिबेरम जो आगे का आपका पूरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं। फिर ये फ्रंटल लोब, ये थैलेमस, थैलेमस आपका जो ये वाला पार्ट है इसको थैलेमस बोलेंगे। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसके नीचे वाला पार्ट है उसको बोलेंगे। फिर है हमारा राइट लेफ्ट तरफ आते हैं मीनिंग्स। मीनिंग्स क्या होती हैं? जो ऊपर की लेयर होती है इसको बोलते हैं, ये पैरिटल लोब हो गया। हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस ये वाला पार्ट हो जाएगा। सेरिबेलम ये इंपॉर्टेंट है, और ब्रेन स्टेम भी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस से मतलब है कि भाई इनके डायग्राम वगैरह आप देख लीजिए एक बार, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। फाइन, मैं दूसरी स्लाइड पे चलता हूँ। अब आता है प्रोटेक्टिव लेयर्स, द मीनिंग्स। तो मीनिंग्स, जो मीनिंग्स है एक आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है, तो इसमें कौन कौन सी है? डूरा मैटर है,
आर्किनॉइड्स है और पिया मैटर है। तो हम देखेंगे ये प्रोटेक्टिव लेयर है, कितनी 3 लेयर है मेम्ब्रेन को नोन एज द मीनिंग्स, और हर किसी का काम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। तो आप देखिए इस डायग्राम को, ये ब्रेन का हिस्सा इतना सा हमने काट के देखा, इसमें जूम करा, और पहला आया हमारा डूरा मैटर, दूसरा आया हमारा आर्किनॉइड, ठीक है, और तीसरा आया पिया मैटर। इनके क्या क्या काम है? आउटर टफ फाइब्रस लेयर, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फिजिकल ट्रॉमा। जितना फिजिकल ट्रॉमा है, जैसे सपोज करो प्रेशर लग गया, चोट लग गया, किसने मार दिया, उससे हमें ये बचाता है क्योंकि फाइब्रस है, हाईली फाइब्रस है। फिर आर्किनॉइड से जो मिडिल है, थिन है, वेब लाइक स्ट्रक्चर है, कुशन है, ठीक है। कुशन है तो जो क्या होगा कि सॉकर की तरह काम करेगा आपके ब्रेन को। तो ब्रेन कंटेन द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो उसको फ्लूइडिटी देता है, जैसे सॉकर में ग्रीस लग जाते हैं उसी तरीके से। फिर पिया मैटर है, ये अंदर का सबसे लेयर है, वस्कुलर मेम्ब्रेन, वस्कुलर से मतलब होता है ब्लड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द ब्रेन सरफेस एंड सप्लाई द ब्लड टू द ब्रेन टिश्यू। तो ये ब्रेन को ब्लड देने का काम करता है। ओके, स्लाइड देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। अब आता है मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना, मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। वैसे तो हम ये सब कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। पहला आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, फोर ब्रेन, लार्जेस्ट है ना। और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर। हम्म और इसे कनेक्ट कौन करता है? कॉर्पस कॉलोसम, कॉर्पस कॉलोसम इसको कनेक्ट करके रखता है। हाईली फोल्डेड, गायरी एंड सुल्सी, गायरी और सुल्सी इनको फोल्ड करके रखते हैं। कैसे कैसे? जैसे हम देखते हैं ब्रेन में बहुत सारे ऊपर नीचे लेयर बनती रहती हैं, जैसे अखरोट में होता है, तो एक नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, ऊपर आ रही है। तो जो ऊपर आ रही होती है उसे हम कहते हैं गायरी, और जो नीचे जा रही होती है उसे कहते हैं सुल्सी। ये क्या काम करते हैं? ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं ताकि कनेक्शन और ज्यादा बन सके। एक तो देखो सिंपल सा हो जाएगा ब्रेन, ऐसा, है ना, और इसकी कंपैरिजन में हम ऐसा देख लें, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो ऊपर आ रहा है वो है गायरी, और जो नीचे जा रहा है उसे कहते हैं हम तुलसी। फाइन। अब है सेरिबेलम, ओ इसकी फंक्शन देख लेते हैं। तो ग्रे मैटर कॉर्टेक्स कंटेन द न्यूरॉन्स, सेल बॉडी एंड व्हाइट मैटर मेडुला कंसिस्ट ऑफ द एक्सोन। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर बाहर वाला होता है, व्हाइट मैटर अंदर वाला होता है। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये ग्रे और ये व्हाइट, क्या अंतर है इनमें? इसको थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं। बस इसमें इतना अंतर है कि जो एक्सोन की बॉडी होती है, जो डेंड्राइट है वो होता है आपका ग्रे पार्ट में, और जो एक्सोन होता है उसकी नर्व एंड होती है वाइट पार्ट में। तो इस तरह से ये बनना शुरू हो जाएगा। ओके, इनका फंक्शन देख लेते हैं। इंटेलिजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रीजनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और जो भी आप सीखते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्लस वॉलंटरी स्किल्स के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। सेरिबिलम देख लेते हैं। सेरिबिलम को कहते हैं लिटिल ब्रेन, और ये कहाँ का पार्ट है? ये है आपका हिंड ब्रेन का। ये बैक की तरफ होता है, यहाँ पे ना ये बैक की तरफ होता है, जिसे हम कहते हैं छोटा दिमाग। नाना पाटेकर की मूवी में एक बोलते हैं ना, ए छोटे दिमाग पे मत मार, तो ये छोटा दिमाग है ये। आउटर रीजन कंटेन द ग्रे मैटर एंड इनर रीजन कंटेन द व्हाइट, सेम वैसे ही है। पर यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसे कहते हैं हम आर्बोर विटे। आर्बोर विटे, आर्बोर का मतलब होता है ट्री,
और विटी का मतलब होता है लाइफ, मीन्स ट्री ऑफ लाइफ। तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चलती रहती है, प्लस यहाँ पे ना इनवॉलेंट्री एक्शन ज्यादा चलते हैं। तो बॉडी की पोस्चर को मेंटेन करेगा, बैलेंस बना के रखेगा, मसल्स एक्टिविटी करेगा, स्मूथ प्रिसाइज मूवमेंट को ये करने देगा। इसलिए कहते हैं कि भाई जो होता है इधर वाला, ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन को ज्यादा प्रमोट करता है। फिर आता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में ये कंटिन्यू करता है, कंट्रोल द वाइटल इनवॉलेंट्री प्रोसेस जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, पेरिस्टालसिस। और अगर ये डैमेज हो जाए तो बहुत डैमेज फैटल है ये। पेरिस्टालसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द मसल्स एक्शन। तो जो हम खाना खाते हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, तो मेडुला कहाँ होता है? मेडुला आपका यहाँ प्रेजेंट होता है। स्लाइड को देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है एंड द हिंड ब्रेन है। द फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? सेरिबेरम एंड द डाइंसेफेल। फिर मिड ब्रेन में क्या आता है? आंखों का और कान का रिफ्लेक्शन यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। फिर है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में हमारे पास है सेरिबेलम एंड द पॉन्स एंड मेडुला। ये सारे मोस्टली हमारे क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। तो तीनों ब्रेन का जो है अलग अलग फंक्शन है, स्पेसिफाइड फंक्शन है ना। फोर ब्रेन हैंडल द ओवर थिंकिंग। जो आप ओवर थिंकिंग करते हैं वो फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। जो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेस। जैसे सपोज करो कि मेरे सामने कोई चीज ऐसे दौड़ती हुई जाए तो मैं एकदम से डर जाता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन शो होता है ताकि हम अपने आप को बचा सकें। ये रिफ्लेक्शन शो होता है, रिफ्लेक्शन भी आगे आएगा। और हिंड ब्रेन बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी के लिए, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है आप देख लीजिए इसको, स्लाइड चेंज करते हैं। अब फोर ब्रेन के कंपोनेंट की बात कर रहा है कि फोर ब्रेन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या पार्ट हैं। तो हमने देखा कि भाई पहले तो सेरिब्रम ही है, फिर थैलेमस है, फिर हाइपोथैलेमस है, ठीक है। सेरिब्रम ये है। सेरिब्रम में आपका फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब ये आता है। ओके, इसको अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करें तो दिस इज योर राइट वन हेमिस्फीयर, दिस इज योर लेफ्ट वन हेमिस्फीयर। सल्कस या सल्किस जो डिप्रेशन आता है, और गायरस या गायरी जो ऊपर डोम बनाता है। अब हम एक एक करके फंक्शन देख लेते हैं। तो सेरिब्रम का काम क्या है? इंटेलिजेंसी, मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है, वॉलंटरी एक्शन करता है, लिखने के लिए हमारे और चलने के लिए हेल्प करता है। अगर हम थैलेमस की बात करें, ये रिलाय स्टेशन किसके लिए? सेंसरी इंपल्स के लिए। जो भी आपके पास से इंपल्स या इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वो पेन हो या प्रेशर हो या टेम्परेचर हो या टेस्ट सेंसेशन हो, ये उन सबको कंट्रोल करता है, चेक करता है, एनालाइज करता है और आपको इंफॉर्मेशन सेंड करता है। उसी के नीचे आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो बॉडी का टेम्परेचर जैसे मेरा 27 डिग्री सेल्सियस है, तो कौन टेम्परेचर रेगुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये फीवर के रूप में आपको बताएगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम है। और क्या क्या करता है ये हंगर कंट्रोल करता है, हमारी प्यास को कंट्रोल करता है, या उसे बताता है, या तो पॉजिटिव फीडबैक देगा या फिर नेगेटिव फीडबैक देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जो कि खुद है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, अब मिड ब्रेन देख लेते हैं और हिंड ब्रेन देख लेते हैं। तो मिड ब्रेन के बारे में फिर से देख लेते हैं। कंट्रोल रिफ्लेक्सेस ऑफ आई एंड ईयर। जो कानों में और आंखों में रिफ्लेक्सेस आते हैं उन्हें कंट्रोल करने वाला कौन है? मिड ब्रेन। और फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ने वाला काम जो करता है वो कौन है? मिड ब्रेन। यहाँ पे ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं टू द विजुअल्स एंड द ऑडिटरी स्टिमुलस फॉर द प्रोटेक्शन एंड द ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे ऑटो
अब ईयर और आंखों का और ईयर का कंट्रोल कर रहा है उसके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि ये चीज थोड़ी ना आउट ऑफ कंट्रोल रहती है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में आती है। अब हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन को करने से पहले मैं आपको एक तरह डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम है मेडुला ऑब्लंगेटा का। तो यहाँ पे आपको हिंड ब्रेन ये पूरा पार्ट दिखाई देगा, ये पॉन्स है, फैन लाइक स्ट्रक्चर, मेडुला ऑब्लंगेटा है इसके नीचे का, ये यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये फैन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं, सेरिबेलम। ठीक है, ये हमारा सेरिबेलम हो जाएगा। और जो पूरा का पूरा ये पार्ट है इसे कहते हैं ब्रेन स्टेम, जहां से ब्रेन कनेक्ट होता है, ये ब्रेन है हमारा, और इसके नीचे क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों को कनेक्शन का काम किसका है, ब्रेन स्टेम का। अब वापस आते हैं हिंड ब्रेन पे। हिंड ब्रेन में सेरिबेलम होता है जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। फिर पॉन्स है जो सेरिब्रम से लिंक्ड है और लिंक करता है किसको, सेरिब्रम को और सेरिबेलम को। तो हमारे पास अगर ये पॉन्स है तो ये पॉन्स, ये सेरिब्रम हो गया, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम इसका है। फिर मेडुला है। मेडुला क्या करता है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जैसे सांस लेना और डाइजेशन वगैरह, ये सब कंट्रोल करता है। ओके, तो इस स्लाइड को देख लीजिए, फिर मैं चेंज कर देता हूँ। अब आता है द स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन हाईवे। स्पाइनल कॉर्ड को हम इंफॉर्मेशन हाईवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स स्टार्ट होके आते हैं, इंटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं इंफॉर्मेशन, और फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन से रेस्पॉन्स पहुंचाते हैं। तो ये हाईवे है, ये टू वे हाईवे, टू वे हाईवे। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा से सेकंड ल्यूमर वर्टिब्रेट तक फैली हुई है। अब सेकंड ल्यूमर वर्टिब्रेट क्या होती है, तो उसको हम इस डायग्राम से देखते हैं। आप देखो यहाँ पे, ये हमारा ब्रेन स्टेम था, और ये हमारा है सेकंड ल्यूमर वर्टिब्रेट। तो पहला है सर्वाइकल वर्टिब्रेट, थोरेसिक वर्टिब्रेट एंड ल्यूमर वर्टिब्रेट। तो ये अपर बैक, अपर बैक, और ये लोअर बैक। तो जो लोग जिम करते हैं और डेडलिफ्ट करते हैं, अक्सर उनकी लोअर बैक के हिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो सही से नहीं कर पाते हैं। अगर पोजीशन सही नहीं होगी या आप उस वेट को सही से नहीं उठा पाएंगे, तो जो डिस्क में वर्टिब्रेट की जो डिस्क होती है वो ऐसे हिल जाती है, और जब हिल जाएगी तो उसमें बल्जिंग पॉइंट आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बैकबोन डैमेज हो जाएगी और हमेशा पेन रहेगा। ठीक है, तो देखो ये रहा वर्टिब्रेट कॉलम के एक एक रीढ़ की हड्डी का हिस्सा। तो आप देखोगे यहाँ पे खाली जगह है, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, स्पाइनल कॉर्ड। मैं इसको जो है ब्लैक कर देता हूँ, वरना तो मुझे भी नहीं दिख रहा ये तो। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से जाती है स्पाइनल कॉर्ड। अरे वाह, ये तो अच्छा है, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये एक के ऊपर एक दो तीन चार तो ऐसे लगती जाती हैं। आप इसको देखो, अब चेंज करना पड़ेगा भाई। ये देखो, है ना, ये बैक वाला हिस्सा है, बैक वाला हिस्सा जो यहाँ पे था वो हमारा यहाँ दिख रहा है ना। तो अगर मैं इसका टीएस काटूं, उसको प्रॉपर देखूं, तो इस तरह से दिखेगा ये। हम्म, ये बीच का हिस्सा है, ये हमारा एच शेप सेल्स बना रहा है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जाती है। ओके, ये हमारी बोन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो नर्व एंड होती है। द बंडल ऑफ नर्व्स इज नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड। तो सारी की सारी नर्व्स इकट्ठी हुई और बंडल बनती हुई नीचे आ गई। जैसे लड़कियां अपनी चोटी बांधती हैं और एक चोटी आती जाती है, तो सिर से इकट्ठा होता है और चोटी आती जाती है, इस तरह से ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के फाइबर्स ऑफ द बंडल ऑफ द फाइबर्स ऑफ द नर्व्स। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये होती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रेट, थोरेसिक वर्टिब्रेट एंड द ल्यूमर वर्टिब्रेट। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी फर्स्ट थोरेसिक से लेकर
सेकंड ल्यूमर तक जाती है। ओके, इसको थोड़ा और जूम से देख लेते हैं। देखो स्टार्टिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, है ना। स्टार्टिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फाइन, तो हम वापस आते हैं। तो मेडुला ऑब्लंगेटा से लेकर ये सेकेंड ल्यूमर वर्टिब्रेट तक जा रहा है और प्रोटेक्ट बाय द वर्टिब्रल कैनाल। तो वर्टिब्रल कैनाल कौन सा है? यही वाला, ये कैनाल का हिस्सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक तरीके से इसमें ट्यूब बनती जाएगी। जैसे ये हॉलो एरिया है ना, ये हॉलो एरिया 1 2 3 4 5 6, तो आपको हॉलो समझ में आ रहा होगा ना, इसी के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाती है। अगर मैं इसको सीधी कर दूंगा तो ये फिर से हो जाएगी। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, चलिए इसको छोड़िए, मैं इसको जो है नॉर्मली आपको दिखा देता हूँ। हम्म, फाइन। तो ये वर्टिब्रल कैनाल आपकी बनना शुरू हो जाती है। इट सर्व एज द क्रिटिकल कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, है ना, इसलिए इसको हाईवे कहते हैं। हाईवे थोड़ा वाइडर होता है ना। स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ग्रे मैटर इनसाइड एच शेप कंटेन द सेल बॉडी, व्हाइट मैटर आउटसाइड कंटेन द एक्सोन एंड सेंट्रल कैनाल फिल्ड विद द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो जो आपको दिखाया था कि एच शेप टाइप का बनता है, तो एच शेप ग्रे शेप का हो गया, बाहर वाला आपका एक्सोनल व्हाइट शेप का हो गया, और कैनाल के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है आपका सैप्रो स्पाइनल फ्लूइड। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? कंट्रोल द एक्शन बिटवीन द बिलो द नेक, रैपिड रेस्पॉन्स विदाउट द ब्रेन मूवमेंट। तो होता क्या है हमारा, जिस डायग्राम था पीछे वाला, चलो डायग्राम में बना देता हूँ यहीं पर ही। हम्म, एक आती है हमारे पास स्टिमुलस, स्टिमुलस या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, और आपके पास थे यहाँ पे रिसेप्टर्स। तो ये हो गया सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी सेल्स। अब यहाँ पे होंगे आपके इंटर न्यूरॉन, ठीक है, जो एनालाइज करेगा, और फिर आएगा आपका मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जाती है। और ये क्या होता है, ये हमारी जो गर्दन है उससे नीचे नीचे ही इंफॉर्मेशन पूरी हो जाती है। ये ऐसे जाएगी और वापस ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी, कोई इंफॉर्मेशन यहाँ गई, ब्रेन में एनालाइज हुआ, वापस आई, चली गई। तो ब्रेन का मैंने बताया कि ब्रेन तक जाता है। वैसे क्या होता है रिफ्लेक्शन में, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, और यहीं से एनालाइज होके वापस आ जाएगा रेस्पॉन्स। तो इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। इसे कहेंगे हम रिफ्लेक्स कंट्रोल या रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन। सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द ब्रेन एंड मोटर इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर्स। तो वही चीज जो यहाँ पे बताई है उसी को कहते हैं कंडक्शन। मींस एक जगह से दूसरी जगह जाना जाना, उसे कहते हैं कंडक्शन। ओके, स्लाइड आप देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। ये देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, है ना, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है
कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, तो बाकी जितनी बॉडी है, जैसे जितने भी ऑर्गन्स हो गए, वहां से ब्रेन तक की इंफॉर्मेशन कैसे जाती है। ये दो तरीके से होती है, क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं और स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 होती हैं, 12 पेयर कह लो आप, और ये भी 12 पेयर होती हैं। इसमें देख लेते हैं, नर्व्स ऑरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से डायरेक्टली ऑरिजिनेट होती है। These are the 43 pair of the nerves from the extensive network that connect every part of your body। तो बहुत सारे पेयर्स होते हैं, जैसे ये हो गए ना 13, ये 31 हो गए, ये सब मिल मिला के ना 43 पेयर बनाते हैं, और जो है हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे कम्युनिकेशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जो नर्व ब्रांचेस हैं जो निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, उन्हें कहते हैं हम नर्व पेयर। ओके, इसका डायग्राम देख लेते हैं, पहले आप स्लाइड देख लीजिए। ये है इसका डायग्राम। तो जो मैंने क्रेनियल वाला बोला था, जो आपका 12 होती हैं, तो देखो ये रही, यहाँ से निकलती हैं सब, एक ये ब्रेन से निकल रही है, ठीक है, इसलिए वो बोलते हैं क्रेनियल, क्रेनियल, इसे हम कहते हैं क्रेनियल। ओके, तो ये टोटल 12 है, आपको नाम याद नहीं करने, सिर्फ रेफरेंस के लिए है ये, आपको नाम याद नहीं करने, सिर्फ रेफरेंस के लिए है ये। यहाँ से 12 निकल कर आ रही हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से ये आपकी तकरीबन 31 निकल कर आ रही हैं, है ना। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, आपको याद नहीं करना है ये सारी। अब आता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर आप कह लें इनवॉलेंट्री एक्शन। तो ANS control the involuntary action like the heartbeat, digestion and pupil movement। pupil means आंखों की जो पुतली होती है, जैसी लाइट तेज होती है आप उसे ऐसे मीच लेते हैं ताकि लाइट अंदर ना जाए, है ना, और जैसे ही लाइट कम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, आपकी आंखें डायलेट हो जाती हैं। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, ऑटोनोमस कंट्रोल है ये। ये क्यों होता है, ताकि हमारी बॉडी मेंटेन रहे, ठीक है, हमारी बॉडी मेंटेन रहे। और ये दो एंटागोनिस्टिक डिवीजन पे वर्क करता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि भाई एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर कोई एक चीज बढ़ा रहा है तो दूसरा उसको घटाएगा, अगर एक चीज जो है एक्शन लेने में काम कर रहा है तो दूसरा उसको रेस्ट लाने में काम करेगा, ठीक है। जैसे मैं सपोज कीजिए कि कोई फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन है, तो क्या होगा, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, और मुझे एनर्जी मिलेगी। और मैं अगर रेस्ट कर रहा हूं तो ब्लड से ग्लूकोज वापस ऑर्गन की तरफ जाएगा, हार्ट जो है फिर से रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। तो एक कंडीशन थी हमारी पॉजिटिव वाली, और एक थी हमारी नेगेटिव वाली। तो ये जब दोनों एक साथ वर्क करते हैं ताकि हमारा जो होम्योस्टैटिस है वो मेंटेन हो जाए। ओके, तो जो एंटागोनिस्टिक था हमारा वो है सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक, सिंपैथिक एंड द पैरासिम्पैथिक। तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। सिंपैथिक होता है फाइट एंड फ्लाइट, और पैरासिम्पैथिक हमारा होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो पहला पॉइंट है हार्ट बीट, हार्ट बीट ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। दूसरा है ब्रीथिंग, ये इंक्रीज करेगा, फास्टर डीपर ये डिक्रीज करेगा। तीसरा है प्यूपिल, प्यूपिल को जो है डायलेट कर देगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, ज्यादा से ज्यादा हम कुछ चीज देख सकें। और ये कंस्ट्रिक्ट कर देगा ताकि आंखें थोड़ा प्यूपिल कम हो जाए। तो जैसे प्यूपिल क्या होता है, अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊं, हम्म, ये तो लेंस हो जाएगा, है ना, ये मसल्स हो जाएंगी। तो ये जो पार्ट है जहां से लाइट जा सकती है उसे कहते हैं प्यूपिल, क्योंकि जो लाइट होती है वो यहीं से यहाँ गुजर जाती है, ट्रेवल करती है। तो मसल्स या तो डायलेट कर जाएंगी, पीछे की तरफ हट जाएंगी, है ना, ये जो है, ये जो है या तो पीछे की तरफ हट जाएंगी तो हो जाएगा डायलेट, या फिर और पास आ जाएंगी तो हो जाएगा कंस्ट्रेट। ओके, और पता है इमेज कहाँ बनती है, हमारी जो इमेज बनती है यहाँ 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 यहाँ, ये होता है रेटिना। ओके, यहाँ होता है हमारा रेटिना। ओके, तो और देख लेते हैं इसमें डाइजेशन।
ये स्टॉप करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, स्टेट्स स्ट्रेस लेकर आएगा, ये रिलैक्स करेगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि कौन सी कहाँ से नर्व्स निकलनी है, पर आपको याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेफरेंस के लिए है ये सब, तो रेफरेंस के लिए। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है और सिम्पैथेटिक क्या होता है, ये याद करना है आपको कि ऑटोनोमस में एंटागोनिस्टिक जो नर्व्स होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, वो होती है पैरासिम्पैथिक एंड सिम्पैथिक, ये दोनों क्या क्या काम करती हैं। ओके फाइन, चलिए चेंज करते हैं। तो हमारा कंप्लीट नर्वस सिस्टम यहाँ पे है कि भाई पे नर्वस सिस्टम होता है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, सोमैटिक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, और ऑटोमेटिक के भी अंदर क्या है, सिंपैथिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक। ओके, तो ये हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कि हम उस बॉल को देख के कुछ इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, ये हो गया हमारा सोमैटिक। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं कि न्यूरॉन्स आर इररिप्लेसेबल, मीन्स आप ये डिवाइड नहीं करते तो भाई दोबारा नहीं बन सकते, लेकिन हाँ लंबे टाइम तक जिंदा रहेंगे। ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है हमारी लाइफ को मेंटेन करके रखता है, हम कुछ नहीं करते ना, हम बस रात में सो जाते हैं पर हमारी सांसें चलती रहती हैं, तो वो ऑटोमेटिक में जाएगा। ब्रेन रीजन स्पेशलाइज्ड, मीन्स ब्रेन की जो छोटे छोटे सेक्शन होते हैं वो अलग अलग रिसेप्टर्स की तरह होते हैं और अलग अलग इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। फिर इंटीग्रेशन एंड इनेबल कॉम्प्लेक्सिटी, मीन्स ये इंटीग्रेटेड पार्ट है एनालाइजिंग का, सब चीज का, और इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कवर होता है। तो बेटर है कि आप जो है घर जाएं, इस लेक्चर को फिर से देखें, है ना, प्लस नोट्स चेक करें, प्लस एमसीक्यू भी सॉल्व करें। फाइन, इस तरीके से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, और जो आपका ईपीएफओ का एग्जाम है 30 नवंबर को, वो आपका क्लियर हो जाएगा। फाइन, जो भी प्रॉब्लम हो आप फर्दर पूछ सकते हैं। थैंक यू।